नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो कलाम की सेकंड ग्रेड पेपर 1 की टेस्ट सीरीज देख रहे थे, जो संस्कृत विभाग और सामान्य विभाग दोनों में काम आती है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मेजर टेस्ट की चौथी क्लास है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवादी अधिगम की दृष्टि से असत्य है। तो सबसे पहले निर्मितवादी अधिगम कहते हैं किसे, तो वो हम इस जो क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि असत्य तो एक है, 3 सत्य हैं, तो उनसे पता चल जाएगा कि निर्मितवादी अधिगम होता क्या है। तो सबसे पहले कि निर्मितवादी वातावरण में जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ होता है तो वो ज्यादा सीखता है, ज्यादा आनंद लेता है। तो ये बात बिल्कुल सही है निर्मितवादी अधिगम के लिए। यानी कि बालक को अगर कुछ सिखाना है तो उसको उससे जोड़ना पड़ेगा, सक्रिय रूप से जोड़ना पड़ेगा। दूसरा है कि निर्मितवाद कैसे चिंतन किया जाए और समझा जाए कि सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब निर्मितवाद चिंतन कैसा किया जाए और समझा कैसे जाए, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है। तो बिल्कुल सही है। फिर निर्मितवादी अधिगम स्थानांतरणीय नहीं है। तो देखो, स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर करना, यानी कि जो है एक दूसरे से आगे बढ़ाना, एक प्रकार से सिखाना ही हो गया कि मेरे पास है तो मैं इसको आप में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो क्या निर्मितवादी अधिगम है जो स्थानांतरणीय नहीं है? तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या होता है, स्थानांतरणीय होता है। तो ऑप्शन 3 गलत हो गया। फिर निर्मितवाद विद्यार्थी ने जो सीखा है उस पर स्वामित्व प्रदान करता है। ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा। क्या करता है? निर्मितवाद जो है विद्यार्थी ने जो सीखा है उस पर स्वामित्व प्रदान करता है, क्योंकि अधिगम विद्यार्थी के प्रश्नों और खोज पर आधारित होता है। तो ये तीनों जो है सही बात है निर्मितवाद के बारे में। और आपको देखो, ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपका एक ही सिद्धांत होना चाहिए साइकोलॉजी का। मैंने पहले भी बताया कि नेगेटिव सेंटेंस आए तो वो मतलब गलती ही है। यहाँ नहीं आ गया वो क्या होता है, स्थानांतरणीय होता है। तो नहीं आते ही क्या हो गया, लगभग चांस है कि यही उत्तर होगा। तो जो गलत ऑप्शन पूछा था तो 3 नंबर इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट गेने के अनुसार जो अधिगम के जो अनुक्रम सिद्धांत है उसमें कितने जो है प्रकार सम्मिलित है। रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के कितने प्रकार सम्मिलित है। तो देखो, इसमें जो है रॉबर्ट गेने ने जो सिद्धांत दिया था उसमें सबसे नीचे आता है संकेत, सबसे नीचे आता है संकेत, संकेत अधिगम। आगे अधिगम शब्द आप जोड़ते रहना, मैं लिख देता हूं। सबसे पहले आता है संकेत अधिगम, उसके बाद आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। कौन सा? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, 2 हो गए। उद्दीपक अनुक्रिया के बाद में आता है श्रृंखला अधिगम। कौन सा आता है? श्रृंखला अधिगम। तो 3 हो गए। श्रृंखला के बाद में जो आता है वो होता है शब्द साहचर्य अधिगम। कौन सा? शब्द साहचर्य। तो 4 हो गए। शब्द साहचर्य के बाद में आता है विभेदात्मक। कौन सा? विभेदात्मक। ठीक है। विभेदात्मक के बाद में आता है संपर्त्य अधिगम। सिर्फ इनके आगे अधिगम लगाते जाना। फिर आता है संपर्त्य अधिगम। संपर्त्य अधिगम के बाद में आता है सिद्धांत अधिगम, सिद्धांत अधिगम। और सिद्धांत अधिगम के बाद में आता है समस्या समाधान अधिगम। कौन सा? समस्या समाधान अधिगम। तो अब देख लो, गिन लो कितने। सबसे पहले संकेत, फिर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, फिर श्रृंखला अधिगम, फिर शब्द साहचर्य अधिगम, फिर विभेदात्मक अधिगम, फिर जो संपर्त्य अधिगम, फिर सिद्धांत अधिगम और फिर समस्या समाधान अधिगम। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 हो गए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनको याद रखना है आपको, वो भी क्रम से, संकेत से शुरू होता है, समस्या पर खत्म होता है। तो 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के संबंध में सही नहीं है। अधिगम कुछ नया करना है, तो आपको पता ही है अधिगम जो है कुछ नया करना है, बिल्कुल सही है। फिर अधिगम अनुभवों का संगठन है, बिल्कुल सही है। फिर अधिगम बिना किसी उद्देश्य की भी हो सकता है, तो ये गलत है। और ये जो है इसका तीसरा भी जो है गलत है। तो कुल मिला के जो है इसको बोनस दिया गया था कलाम द्वारा। ठीक है, तो इसको कलाम द्वारा बोनस घोषित किया था, तो ये बोनस की श्रेणी में आएगा। तो ये क्वेश्चन छोड़ दो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 64, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया गया था। मतलब कौन से जानवर पर किया गया था। तो आपको पता ही है पावलोव का कौन था। तो पावलोव का था आपका कुत्ता। ठीक है। थार्नडाइक ने किस पर किया? थार्नडाइक ने किस पर किया बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओगे, मैं नहीं बता रहा। थार्नडाइक ने किस पर जो है प्रयोग किया। और इसके साथ ही 2 क्वेश्चन पूछता हूं। एक, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने किया। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने किया, ये 2 बताना है। सबसे पहला तो कि थार्नडाइक ने किस पर किया प्रयोग, और दूसरी बात बतानी है कि सुल्तान नाम के चिंपैंजी जो है उस पर, चिंपैंजी होता है ना एक बंदर जैसा,
उस पर जो है प्रयोग किसने किया और थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, ये दो बातें बतानी है आपको। और पावलोव का जो क्लासिक अनुबंध सिद्धांत है वो कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सबसे पहले तो देखो इस वाटसन को हटा दो और यहाँ पर पावलोव है। कौन है? पावलोव। तो अभी देखो पावलोव का अभी पढ़ कर आए हैं अपन। पावलोव का सिद्धांत कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था ना क्लासिक जो अनुबंधन सिद्धांत है वही होता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, मतलब दोनों एक ही चीज है। तो पहले का हो गया तीसरा, क्योंकि शास्त्रीय अनुबंधन किससे संबंधित है? पावलोव से संबंधित है। फिर आता है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। फिर आता है कर्ट लेविन। तो कर्ट लेविन का जो सिद्धांत है उसको कहते हैं कार्य क्षेत्र सिद्धांत। कौन सा? कार्य क्षेत्र सिद्धांत। फिर आता है बांडुरा। बांडुरा का जो सिद्धांत है वो होता है प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत। ठीक है। अब बचा उद्दीपक अनुक्रिया, तो ये किसका है? थार्नडाइक का। किसका है? थार्नडाइक का। वापस देखेंगे एक बार और बांडुरा का जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी है। कौन सा अधिगम? सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी किसका है? बांडुरा का। ध्यान रखना। तो वापस देखो पावलोव का कौन सा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको क्लासिकल जो थ्योरी कहते हैं वो और शास्त्रीय एक ही चीज है। वाइगोत्स्की का है सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत। कर्ट लेविन का है कार्य क्षेत्र सिद्धांत। बांडुरा का है प्रेक्षणात्मक जो अधिगम सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका? थार्नडाइक का। और बांडुरा का एक और है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो ये जो है आपको पता होने चाहिए। वैसे भी जो है आप परीक्षा का लगभग जो है संस्कृत डिपार्टमेंट की जो परीक्षा है वो लगभग ये मान के चलो 2 महीने में, तो लगभग ये चीजें आपको आने लग गई होगी। एक प्रकार से आप अपना रिविजन कर रहे हो। अगला क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 क्या बोल रहा है? सीखना आवश्यकता की पूर्ति करने की प्रक्रिया द्वारा होता है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति करने की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये कथन हल का किससे संबंधित है? सबसे पहले ये कथन किसने कहा? तो क्लार्क हल ने कहा। किसने? क्लार्क हल ने। क्या कहा? कि जो सीखना का मतलब हो गया अधिगम। जो सीखना होता है ना, अधिगम होता है, वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी कि अपने को कुछ आवश्यकता की मतलब जरूरत होती है, किसी चीज की आवश्यकता होती है, तभी हम जो है अधिगम करते हैं। ठीक है, तभी हम सीखते हैं। तो ये बात क्लार्क हल ने कही। और ये कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो देखो ये जो है आपका जो है सिद्धांत नंबर जो है अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, इससे संबंधित है। और ये किसने दिया था? क्लार्क हल ने। तो एक चीज आपको जो है पता चल गई होगी कि अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत वो क्या कहता है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और ये सिद्धांत है क्लार्क हल का। चिन्ह अधिगम सिद्धांत ये किसने दिया था? तो चिन्ह, नाम क्या रहा है? चिन्ह। और अपन देखते हैं जो रोड पर टोल प्लाजा बने होते हैं उस पर बहुत सारे क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं ना, संकेत होते हैं। कभी इधर जाओ, इस लेन में गाड़ी आएंगी, इसमें ट्रक आएंगे। तो जो चिन्ह होते हैं वो कहां पर ज्यादा होते हैं? टोल पर। तो ये दिया था टोलमैन ने। किसने दिया था? टोलमैन ने। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत टोलमैन का है। अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत क्लार्क हल का है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि सत्य कथन की पहचान कीजिए। क्या बोल रहा है? कि सत्य कथन की पहचान कीजिए। सबसे पहला है कि अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक वोल्फगैंग कोहलर ने किया। तो बिल्कुल सही है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जिसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत। तो जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत है, उसका प्रतिपादक कौन है? कोहलर है। ठीक है, सही बात है। फिर कोहलर के अनुसार सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल नहीं है। सीखना क्या है? अयांत्रिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अयांत्रिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ये चीज कही थी कोहलर ने। कोहलर ने क्या कहा था? कि सीखना अयांत्रिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ना कि यांत्रिक प्रक्रिया। तो दूसरा गलत हो गया। फिर कोहलर के अनुसार साधन व साध्य के बीच संज्ञानात्मक संबंध होता है। तो अभी ऊपर बात कर चुके अपन कि कोहलर ने क्या कहा था? कि सीखना जो है अयांत्रिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। तो कोहलर के अनुसार साधन और साध्य के बीच संज्ञानात्मक संबंध होता है। तो बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। और सत्य की पूछा है तो पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन 68 क्या बोल रहा है? कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपण विधि है? प्रक्षेपण का देखो इंग्लिश वर्जन होता है, देखो प्रोजेक्टिव। क्या होता है? प्रोजेक्टिव मेथड। तो ये ध्यान रखना। एक तो होती है प्रक्षेपी विधि और एक होती है प्रक्षेपण विधि।
एक तो ये होगी प्रक्षेपण विधि, एक होती है प्रक्षेपी विधि। एक मिनट, प्रक्षेपी विधि, प्रक्षेपी विधि होती है ऑब्जर्वेशनल विधि। जो देखो इसमें जो प्रश्नावली है, ठीक है, ये तो आपकी व्यक्तिगत विधि, ठीक है, ये व्यक्तिगत विधि है, ठीक है। फिर जो साक्षात्कार और जीवन इतिहास विधि है ना, दोनों, ये दोनों कौन सी है? प्रक्षेपी विधि, जिनको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल मेथड। फिर आते हैं प्रोजेक्टिव प्रक्षेपण विधि, वो आती है कहानी रचना। इसमें जो है वो TAT आते हैं, एक तो TAT मतलब विषय आत्मबोध जो है परीक्षण, और एक आता है CAT, ये होता है CAT, कौन सा होता है? बाल अंतर्बोध परीक्षण। तो ये सारे हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? कहानी रचना के अंतर्गत। तो प्रक्षेपण विधि है कहानी रचना, और प्रश्नावली विधि कौन सी है? व्यक्तिगत विधि है, और जीवन इतिहास और साक्षात्कार है प्रक्षेपी विधि। यहां से हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि प्रक्षेपी विधि कौन सी है, तो जीवन इतिहास विधि और साक्षात्कार है प्रक्षेपी विधि, और कहानी रचना है आपकी प्रक्षेपण विधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसमर्क द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है? देखो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूं ना, आप ऑप्शन देके उत्तर खुद के मन में ही कमेंट करें या फिर अपने मन से बताएं कि ये हो सकता है, ताकि फिर मैं बताऊं तब आपको पता चल जाए कि सही है या गलत। देखो क्रेसमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व के जो प्रकार कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक प्रकार था जिसको कहते हैं पिकनिक प्रकार। कौन सा? पिकनिक। पिकनिक के बाद था एस्थेटिक। कौन सा? सॉरी एस्थेटिक नहीं, एस्थेनिक। कौन सा? एस्थेनिक। एस्थेनिक के बाद था एथलेटिक, ठीक है। एथलेटिक के बाद में था डाईप्लास्टिक, जो इन सब का मिक्सिंग था, डाईप्लास्टिक। तो ये थे पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डाईप्लास्टिक। और क्रेसमर के चार प्रयोग जो है चार प्रकार थे। तो इसमें से जो है मेलनकोलिक नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है, एंडोमॉर्फिक नहीं है, एथलेटिक है। तो प्रकार एक पूछा था कौन सा? एथलेटिक, क्योंकि इसने पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डाईप्लास्टिक चार प्रकार दिए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, व्यक्तित्व का पंच कारक सिद्धांत या पांच कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो पॉल कोस्टा और मैक रेन ने। किसने दिया था? पॉल कोस्टा और मैक रेन ने। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्तित्व का पंचकारक सिद्धांत किसने दिया था? पॉल कोस्टा और मैक रेन ने दिया था। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक रक्षात्मक युक्ति जहां इदम कुछ करना चाहे जिसकी परा अहम अनुमति नहीं दे, ऐसे में अहम इदम की ऊर्जा के गमन का नवीन मार्ग तलाश करता है। तो ये जो है रक्षा युक्ति क्या कहलाती है? देखो जहां इदम कुछ करना चाहे, जहां इदम कुछ करना चाहे लेकिन परा अहम उसकी अनुमति नहीं देता। मान लो कि आप जो है कुछ करना चाहते हो, कि आप मान लो कि एक कोई चीज जो है पॉजिटिव भी कर सकते हो, नेगेटिव भी कर सकते हो। मान लो कि आप जो है चोरी करना चाहते हो, एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, एक अपराधी की बात कर लें। एक अपराधी चोरी करना चाहता है लेकिन उसका परा अहम उसको अनुमति नहीं देता, तो वो क्या करता है? मान लो कोई नाटक हो रहा है, उसमें क्या कर रहा है? चोर का रोल कर लेता है। एक एग्जाम्पल बताया, तो मतलब वो अपनी ऊर्जा कहीं वो मतलब नवीन मार्ग में लगा देता है उसी चीज को। तो ये कहलाता है विस्थापन। क्या कहलाता है? अपनी जो चीज है उसको विस्थापित करके दूसरी दिशा में ले जाना, सेम चीज को। तो 11 में आ जाएगा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 72, 72वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। 75वां क्वेश्चन बोल रहा है व्यक्तित्व मापन के विषय में आत्मबोध परीक्षण। आत्मबोध परीक्षण को क्या कहते हैं? TAT, ठीक है, विषय आत्मबोध जो परीक्षण है जिसको क्या कहते हैं? TAT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन बताना है। तो सबसे पहली बात तो कि इस परीक्षण का निर्माण मॉर्गन व मूरे ने किया। तो बिल्कुल एकदम राइट एंड करेक्ट है। इसका जो निर्माण है वो मॉर्गन व मूरे ने किया था। TAT, ठीक है, विषय आत्मबोध परीक्षण कहते हैं उसको। इसमें कुल 10 कार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो गलत। क्यों? क्योंकि इसमें किया जाता है 30 + 1, कहीं 30 भी आ सकता है ऑप्शन में, और 31, टोटल 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 30 तो होते हैं रंगीन या चित्रयुक्त कह सकते हो आप। क्या होते हैं? चित्रयुक्त। और एक कार्ड क्या होता है? खाली कार्ड होता है। एक क्या होता है? खाली कार्ड। तो टोटल 30 या 31 कार्ड होते हैं। कई जगह 30 भी आ जाता है, वरना 30 + 1 31 कार्ड होते हैं। फिर इस परीक्षण का भारतीय संस्करण उमा चौधरी द्वारा तैयार किया गया है। तो बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि TAT का जो है भारतीय संस्करण किसके द्वारा? उमा चौधरी। TAT को क्या कहते हैं? विषय आत्मबोध परीक्षण। तो पहला और तीसरा सही है।
ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा गलत है क्योंकि इसमें 10 कार्ड नहीं होते, 30 कार्ड या 31 कार्ड होते हैं। ऑप्शन के हिसाब से 30 31 दोनों कर सकते हो, जिसमें 30 तो चित्रयुक्त होते हैं और एक कार्ड खाली होता है। क्वेश्चन नंबर 73वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनामिका अपने मनपसंद लड़के से शादी करना चाहती है, बिल्कुल, लेकिन उसको अपने घर वालों से डांट फटकार का भी डर लगता है। ऐसी स्थिति में उसे किस प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है? देखो, सबसे पहला था वर्जन पद्धति। इसमें मतलब एक तो नेगेटिव चीज है और एक पॉजिटिव, दोनों के बीच में जो है आपका क्या हो रहा है, एक प्रकार से द्वंद्व हो रहा है। ठीक है, कि आप मान लो कि एक कि या जो है एक तो नेगेटिव चीज है और एक पॉजिटिव है। मतलब आप जो है ये कह लो कि आप जो है आपने मतलब कोई चीज जो है चोरी कर ली। ठीक है, नेगेटिव एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि एक समझ में आ जाए। ठीक, आपने चोरी कर ली। ठीक, या फिर मान लो कि आपको कहीं जो है पार्क में एक सोने की चेन मिली। क्या मिली? सोने की चेन मिली। ठीक है, अब जो है उस पार्क में ये शोर हो रहा है कि किसी ने सोने की चेन क्या कर ली, चोरी कर ली। क्या कर ली? चोरी। एक पार्क में सोने की चेन मिली किसी महिला की और सब जो है ये कह रहे हैं कि चोरी हो गई सोने की चेन। अब आपके पास वो जो आपको मिल गई और आप उसको वापस लौटाना चाहते हो, ये एक पॉजिटिव कार्य कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी भय है कि कहीं मुझे चोर ना समझ लिया जाए। मतलब एक तो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। वैसा ही यहां हो रहा है। देखो, वो क्या है, अपने मनपसंद लड़के से शादी करना चाहती है, चलो पॉजिटिव बात है, लेकिन उसको डांट फटकार का भी डर लग रहा है, एक नेगेटिव। तो ऑप्शन एक ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन जो है सॉरी पहला देखो, इसमें भी एक देखो नाम देखो, पहला भी ऑप्शन सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन देखो वर्जन पद्धति पद्धति वर्जन दोनों एक ही चीज है ना, तो ये दूसरा सही होगा। क्यों? क्योंकि पहली पॉजिटिव है। पहली क्या चीज है? ये देखो, ये एक नई चीज आपको देखने को मिल रही है। दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन देखो पहली चीज पॉजिटिव है तो पद्धति होती है पॉजिटिव, पद्धति नाम होता है पॉजिटिव। वर्जन यानी कोई चीज वर्जित होना, तो डांट फटकार यानी नेगेटिव। तो ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पद्धति पद्धति का मतलब दोनों चीजें पॉजिटिव हो। मान लो एक तरफ आप सेकंड ग्रेड की नौकरी लगे हो लेकिन जिले से बाहर लगे हो, दूसरी आप थर्ड ग्रेड की नौकरी लगे हो टीचर की, लेकिन अपने जिले में ही लगे हो। अब आपके बीच में द्वंद्व आ जाता है कि सेकंड ग्रेड बाहर जाकर ज्वाइन करूं या थर्ड ग्रेड जिले में घर के पास ही ज्वाइन करूं। तो ये दोनों पॉजिटिव चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, उसको कहते हैं पद्धति पद्धति। फिर होता है वर्जन वर्जन, यानी दो नेगेटिव चीज, आगे कुआं पीछे खाई, कि खाई में गिरूं या कुएं में गिरूं, आगे कुआं है पीछे खाई है, तो ये होता है वर्जन वर्जन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कक्षा 2 की छात्रा पूजा को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। मूल मतलब प्लस माइनस जोड़ बाकी जो गुणा भाग है वो करवाए। अगले दिन उसे बाजार में सामान खरीदने के बाद दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती का चिन्हित करके सही करवाया। मतलब उसने जो है अध्यापिका ने उस जो कक्षा 2 की छात्रा पूजा है उसको प्लस माइनस या जोड़ बाकी जो भी सिखाए। अगले ही दिन वो जो है पूजा बाजार गई, वहां पर उसने देखा कि दुकानदार ने जो है योग गलत कर रखा है, यानी पैसे गलत जोड़ रखे हैं सामान के, तो वो जो है उसको सही करवा देती है। तो ये अधिगम का कौन सा अंतरण है? मतलब जो उसने कल सीखा वो आगे काम आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव हो रहा है, तो ये होता है धनात्मक अंतरण। क्या होता है? धनात्मक अंतरण। ठीक है, बात आती है शून्य अंतरण। शून्य अंतरण का मतलब हो गया कि आपके कोई फर्क ही ना पड़े। ठीक है, मतलब एक चीज का दूसरी चीज पर कोई भी फर्क ना पड़े, तो शून्य अंतरण होता है। फिर आता है एक जो है आपका ऋणात्मक अंतरण। ऋणात्मक अंतरण में क्या हो गया? ऋणात्मक अंतरण में ये हो गया कि आप मान लो कि जो है गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, इंडिया में गाड़ी चला रहे हो, और एक जो जिसमें क्या होता है आपके जो है राइट, जो इंडिया में जो होता है आपके राइट हैंड में होती है ड्राइविंग सीट। ठीक है, और यहाँ गाड़ी चलाकर आप मान लो कि यूएसए में, अमेरिका में गाड़ी चला रहे हो जहां पर लेफ्ट हैंड में बैठता है ड्राइवर, तो आपके हर चीज उल्टी हो जाएगी। गियर पहले बाएं हाथ से लगा रहे थे, अब दाएं से लगाओगे, तो मतलब एक चीज सीखी हुई दूसरे में उल्टी मतलब विरोध पैदा करे, तब हो जाता है ऋणात्मक अंतरण। ठीक है, तो इसका क्या होगा? धनात्मक। क्यों? कि उसके जोड़ बाकी जो सीखे हुए थे वो अगले दिन उसके काम आ गए। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है कि विकास की प्रकृति सही रूप से प्रदर्शित कौन सी चीज करती है? मतलब जो ऑप्शन दिया उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल, विकास सतत का मतलब जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास अनुवांशिक के कारण होता है, तो ये अर्ध सत्य है, तो इसको गलत मानेंगे। क्यों? क्योंकि अनुवांशिक के साथ साथ जो है वंश के साथ साथ किस पर भी करता है? वातावरण पर भी निर्भर करता है। तो विकास क्या है? अनुवांशिक के कारण नहीं है, विकास वातावरण के कारण नहीं है। विकास वंश, कर्म और वातावरण का अंतरफल है। क्या है?
अंतरफल, यानी इन दोनों का प्रतिफल है, इन दोनों को गुणा करने पर विकास आता है, तो गलत हो गया। सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है, तो बिल्कुल गलत। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह का विकास देखने को मिल सकता है। कोई जल्दी बड़ा होता है, कोई जल्दी जो है जो मतलब उसका दिमाग विकसित होता है, किसी का कम, तो ये हो गया गलत। फिर है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो गलत। क्यों? क्योंकि विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ। कहां से कहां तरफ? सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 76। छिंतर क्या बोल रहा है कि असत्य युग्म बताना है। अब देखो ये चीज आपके पास आ गई। घर, लघु मंडल, माता पिता का तलाक, घटना मंडल, मित्र, मध्य मंडल और परंपरा, वृहत मंडल। अब आपको तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, वरना कि यह चीज है क्या। तो देखो ये जो है आपका जो ये लघु मंडल, घटना मंडल, मध्य मंडल और वृहत मंडल, ये सिद्धांत जो दिया था वो दिया था यूरी ब्रॉन फेर ब्रेनर ने। ठीक है, यूरी ब्रॉन फेर ब्रेनर ने दिया था। और जो है इसका जो भारतीय संस्करण दिया था वो दिया था दुर्गानंद सिन्हा ने। अब इस जो है इस जो ये सिद्धांत है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पारिस्थितिक सिद्धांत। पारिस्थितिक सिद्धांत। ठीक है, दोबारा देखना, पारिस्थितिक सिद्धांत किसने दिया? यूरी ब्रॉन फेर ब्रेनर ने। भारतीय संस्करण किसने दिया? दुर्गा प्रसाद सिन्हा ने। अब देखो यहां पर जो है ना, एक होता है लघु मंडल, एक होता है मध्य मंडल, एक बाह्य मंडल भी होता है। क्या होता है? बाह्य मंडल। 5 मंडल होते हैं। एक होता है बाह्य मंडल, और एक होता है घटना मंडल, और एक होता है वृहत मंडल। लघु मंडल में क्या आता है? जहां जो है बालक निवास करता है, जहां बालक निवास करता है, ठीक है, निवास करता है, और उसके आसपास जैसे स्कूल, ठीक है, कक्षा कक्ष, परिवार और घर, जहां बालक निवास करता है वो लघु मंडल में आता है। तो पहला तो सही है। ठीक है, फिर माता पिता का तलाक। माता पिता का तलाक, तो देखो माता पिता का तलाक आता है घटना मंडल में। घटना मंडल में क्या कहता है? एक तो माता पिता का तलाक आ गया, दूसरा जो है घटना मंडल में जो है मतलब आर्थिक स्थिति। अगर ये पूछ ले कि परिवार की आर्थिक स्थिति, तो वो भी किस में आएगी? घटना मंडल में। तो ध्यान रखना, घटना मंडल में आती है माता पिता की आर्थिक स्थिति और माता पिता के बीच में तलाक, ये आते हैं घटना मंडल में। फिर आता है मित्र। मित्र आपका मध्य मंडल में नहीं आता। मध्य मंडल में आता है जो लघु मंडल के पारस्परिक संबंध होते हैं, वो जो पड़ोसी वगैरह आते हैं ना, वो आते हैं मध्य मंडल में। कौन आता है? पड़ोसी, आसपास का जो आपके लघु मंडल के आसपास है, तो मध्य मंडल में आता है पड़ोसी। तो इसमें मध्य मंडल नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। मित्र आपका आएगा बाह्य मंडल में। किस में आएगा? बाह्य मंडल में। ठीक है, फिर बात आती है परंपरा की। परंपरा, इसके साथ नाम जोड़ सकते हैं संस्कृति, इसके साथ नाम जोड़ सकते हैं रीति रिवाज। रीति रिवाज, ये सारी चीज आती है वृहत मंडल में। तो ऑप्शन जो है सत्य पूछा, तीसरा गलत होगा। वापस देखो, ये जो है लघु मंडल में क्या क्या आता है? जहां बालक निवास करता है, स्कूल, कक्षा कक्ष, घर, परिवार, वो आता है लघु मंडल में। माता पिता का तलाक हुआ, आर्थिक स्थिति हुई माता पिता की, वो आती है घटना मंडल में। मित्र आता है बाह्य मंडल में। ठीक है, फिर मध्य मंडल में कौन आता है? तो पड़ोसी वगैरह जो एकदम लघु मंडल के पास होते हैं। परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, ये सब आते हैं वृहत मंडल में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 3 गलत हो गया, क्योंकि ये क्या आता है? बाह्य मंडल में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन किसका है? सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन किसका है? तो यह है क्रो एंड क्रो का। 2 क्रो आ गए तो 2 जो विकास साथ में चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। फिर किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता। बात क्या हो रही है? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मकता क्या होती है? जो आपका दिमाग से रिलेटेड होता है, जो चीजें दिमाग से रिलेटेड होती है ना, वो सारी संज्ञानात्मक आती है, सोचने वगैरह की क्षमता वगैरह। तो किशोरावस्था में जो है सोचने वगैरह की, तर्क करने की, ये जो चीजें होती है ना, वो संज्ञानात्मक में आती है। तो सामाजिक जागरूकता में, योग्यता में वृद्धि, तो ये संज्ञानात्मक का हिस्सा ही नहीं है। कार्यों की गति में वृद्धि, तो ये भी संज्ञानात्मक में कोई हिस्सा नहीं है। घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि, तो ये भी संज्ञानात्मक से कोई संबंध नहीं है। संज्ञानात्मक में दिमाग, सोचना, तर्क करना आता है। तो तर्क के साथ समस्याओं का समाधान करने की योग्यता में वृद्धि, तो ये आएगा संज्ञानात्मक में। ठीक है, सॉरी। तो तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि करना किस में आएगा? संज्ञानात्मक में
आएगा। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन 79 बोल रहा है कि एक अध्यापक एक बालक के नैतिक विकास को प्रभावित कर सकता है कैसे? जीवन के व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करके। मतलब आप जो एक अध्यापक एक बालक में नैतिक विकास कैसे करेगा कि जैसे गांधी जी के बारे में बता दिया हुआ है, अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है, ऐसे जो बता देंगे, जिससे जो एक मतलब व्यक्तिगत उदाहरण देंगे उनको। फिर हम महान नायकों के उदाहरण, तो वो भी एक प्रकार से सेम ही चीज हो गई। मतलब आप जो है महात्मा गांधी, ठीक है, जो भी बड़े बड़े हस्ती हैं उनके जो है उदाहरण देंगे, नायकों के जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, या इधर जो भी महाराणा प्रताप है, भामाशाह है, इनका उदाहरण देकर उनमें नैतिक विकास करेंगे। फिर नैतिक आदर्श प्रस्तुत करके तो बिल्कुल, तो उपरोक्त सभी चारों ऑप्शन जो तीनों ऑप्शन है सही है, तो ऑप्शन 4 उत्तर है, हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ साइकोलॉजी थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन देखो यही अच्छी बात है। सामाजिक विकास के सिद्धांत में किसने भूमिका संभ्रांति शब्द का किशोरावस्था के संदर्भ में प्रयोग किया? मतलब सामाजिक विकास के सिद्धांत में किसने भूमिका संभ्रांति शब्द का प्रयोग किशोरावस्था के संदर्भ में किया? तो किसने किया? सामाजिक विकास सिद्धांत किसका? एरिक्सन का। भूमिका संभ्रांति क्या होती है कि जो किशोरावस्था होती है ना, उसमें बालक यह सोचता है कि मैं मतलब सबसे अलग हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे क्या हूँ? श्रेष्ठ हूँ। कोई भी काम मुझसे पूछकर होना चाहिए। जो खुद की भूमिका में एक भ्रांति टाइप होती है, उसको कहते हैं भूमिका संभ्रांति। तो सामाजिक विकास किसने कहा, मतलब भूमिका संभ्रांति शब्द का प्रयोग तो एरिक्सन ने किया। आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग टाइप थी, लेकिन अच्छी थी। कुल मिलाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।